हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट फेयर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों जो भी पॉइंट होंगे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पाचन तंत्र दोस्तों 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज है इंगेशन का यानी कि अंतःग्रहण। दूसरा स्टेज है डाइजेशन यानी कि पाचन। तीसरा स्टेज है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। चौथा स्टेज है कॉम्पैक्शन यानी कि स्वांगीकरण। और पांचवा स्टेज है दोस्तों डिफिकेशन यानी कि मल परित्याग। इन 5 स्टेज में दोस्तों आपका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। इन 5 स्टेजों से दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको इनका उल्टा सुल्टा क्रम दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनका सही क्रम क्या है। तो आपको दोस्तों इनको इसी क्रम में याद रखना है। अंतःग्रहण का मतलब होता है दोस्तों कि भोजन को मुंह में रखना। पहला स्टेप जो होता है दोस्तों भोजन को हम मुंह में रखते हैं, फिर उसका दोस्तों वहां से पाचन स्टार्ट होता है। तो दूसरा स्टेज होता है आपका पाचन। उसके बाद होता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन यानी कि उसमें से जो भी विटामिन और मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और स्वांगीकरण का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा का यूज। मल परित्याग का मतलब होता है दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं उनको बाहर निकालना। तो दोस्तों ये 5 प्रोसेस में आपका पाचन तंत्र कंप्लीट होता है। तो हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे पाचन को। तो पाचन दोस्तों आपका मुंह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले भोजन को मुंह में रखते हैं तो मुंह से पाचन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे दोस्तों पाचन 2 तरीके से होता है। एक होता है दोस्तों आपका यांत्रिक और दूसरा होता है दोस्तों आपका रासायनिक तरीके से। इन 2 तरीके से दोस्तों मुंह में पाचन होता है। यांत्रिक में दोस्तों आपकी 2 चीज़ें काम आती है। एक तो आपके दांत जो कि भोजन को काटते हैं, दूसरी होती है दोस्तों आपकी जीभ। तो यांत्रिक में दोस्तों ये दोनों काम आते हैं। इन दोनों की हम स्टडी करेंगे। पहले हम दांत की बात कर लेते हैं। तो दांत दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं दूध के दांत जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ। दूध के दांत दोस्तों 20 होते हैं और ये होते हैं दोस्तों वयस्कों में ये 32 होते हैं। मिल्क टीथ और स्थायी टीथ को हम दोनों को अलग अलग समझते हैं दोस्तों। ये होते हैं दोस्तों आपके 20 और ये होते हैं दोस्तों आपके 32। इनको दोस्तों हम 5-5 के 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों इनको हम 8-8 के 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार इमेज से समझा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों इमेज में हमें टीथ दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसको दोस्तों एक पैरेलल लाइन से डिवाइड कर देता हूँ। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टोटल टीथ हमारे 32 होते हैं। तो दोस्तों 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। अब दोस्तों मैंने इसको पैरेलल लाइन से डिवाइड किया है। 8 इधर हो जाएंगे और 8 इधर हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों नीचे भी 8 हो जाएंगे और इस साइड भी 8 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों 8-8 के 4 भाग बन गए। यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये होते हैं 32 दांत और ये होते हैं दोस्तों 20 दांत। ये दोस्तों बच्चों में पाए जाते हैं। जिनकी एज दोस्तों 18 से कम होती है उनके केवल मिल्क टीथ आते हैं। मिल्क टीथ को आपको याद रखने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि 2102 होते हैं ये। और स्थायी दांत आपके होते हैं 2123। अब दोस्तों हम 2123 को समझ लेते हैं तो 2102 हमें समझ में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 21 और 23। ये जो 2 दांत होते हैं दोस्तों ये होते हैं आपके कर्तक। इनको हम कर्तक बोलते हैं यानी कि इंसीजर। ये एक होता है दोस्तों आपका रत्नक, इसको दोस्तों कैनी भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये 2 दांत होते हैं दोस्तों अग्र चवर्णक, इनको दोस्तों प्रीमोलर बोलते हैं। और ये होते हैं दोस्तों आपके चवर्णक, इनको दोस्तों मोलर भी बोलते हैं। अब दोस्तों इन दांतों को हम डायग्राम से समझते हैं कि कौन से कर्तक होते हैं और कौन से रत्नक होते हैं। तो एक बार हम डायग्राम से इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो 2 दांत दिख रहे हैं आपको, पहला और दूसरा, ये होते हैं दोस्तों आपके कर्तक। ऐसे दोस्तों जो ये तीसरा दांत दिख रहा है ये होता है दोस्तों आपका रत्नक। ये 2 हो गए दोस्तों आपके कर्तक और तीसरा दांत हो गया दोस्तों आपका रत्नक। ये 2 दांत दिख रहे हैं ये होते हैं दोस्तों अग्र चवर्णक। और जो दोस्तों लास्ट के 3 दांत बचते हैं ये होते हैं दोस्तों आपके चवर्णक। अब दोस्तों ये सेम प्रोसीजर इनमें भी होगा। ये दोस्तों आपके कर्तक होंगे, फिर ये दोस्तों रत्नक होगा। ऐसे दोस्तों इधर ये 2 आपके कर्तक होंगे और फिर ये रत्नक होगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात की स्थायी टीथ की जो कि वयस्क में होते हैं। अब दोस्तों बच्चों में कुछ दांत ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ये दोस्तों चिल्ड्रन टीथ का डायग्राम, इसको भी हम एक बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये दोस्तों शुरू के जो 2 दांत है ये तो दोस्तों कर्तक होते हैं और जो दोस्तों ये तीसरा दांत है ये होता है दोस्तों रत्नक। अब दोस्तों यहाँ पे जो अग्र चवर्णक होते हैं वो दोस्तों बच्चों में नहीं होते हैं, यानी कि दोस्तों इनकी संख्या बच्चों में 0 होती है। और जो दोस्तों लास्ट में 3 दांत बचते हैं चवर्णक के जो कि दोस्तों वयस्क में होते हैं,
चवर्णक का दोस्तों बच्चों में एक ही दांत होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अग्र चवर्णक का एक भी दांत नहीं होता है बच्चों में, और चवर्णक का भी केवल एक ही दांत होता है, जिसको दोस्तों हम विजडम टीथ बोलते हैं, यानी कि दोस्तों इसको हम हिंदी में अक्ल का दांत बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अक्ल का दांत। तो दोस्तों बच्चों में कर्तक भी होते हैं, रद्धक भी होते हैं, लेकिन अग्र चवर्णक 0 होते हैं, और ये दोस्तों एक ही होता है, जिसको दोस्तों हम विजडम टीथ बोलते हैं, यानी कि दोस्तों अक्ल का दांत। यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हाथी का बड़ा सारा दांत निकला होता है वो कौन सा होता है, तो वो दोस्तों आपका इंसीजर यानी कि कर्तक होता है। ये आपको याद रखना है कि जो हाथी का एक दांत निकला होता है बाहर, उसको दोस्तों इंसीजर यानी कि कर्तक दांत बोलते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो शेर का बड़ा सा दांत निकला होता है जिससे कि वो शिकार करता है, वो कौन सा होता है, तो वो दोस्तों कैनी होता है। आपको ये भी याद रखना है। तो ये तो दोस्तों दांतों की बात हो गई। अब दोस्तों हम जीभ की बात कर लेते हैं कि जीभ से क्या होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीभ से दोस्तों आपके स्वाद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी टिप पे क्या स्वाद होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो इसकी टिप होती है इस पे दोस्तों मीठा स्वाद आता है, यानी कि स्वीट मीठा स्वाद आता है। और दोस्तों जो साइड में ये दिख रहा है आपको यहाँ पे दोस्तों नमक का स्वाद आता है, यानी कि साल्ट का स्वाद आता है। और दोस्तों जो आपको ये पीछे का हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों कड़वापन फील होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कड़वा स्वाद आता है। और जो दोस्तों आपको ये वाला एरिया दिख रहा है जो कि जीभ के ऊपर का एरिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा खट्टा स्वाद आता है। तो दोस्तों जीभ से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खां पे कैसा स्वाद आता है। ये तो दोस्तों पाचन क्रिया का यांत्रिक भाग कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम बात करते हैं रासायनिक की। रासायनिक में दोस्तों जो पाचन का काम करता है वो दोस्तों हमारा लार काम करता है, जो कि दोस्तों हमारे मुंह में पाया जाता है। इसको दोस्तों इंग्लिश में सलाइवा भी बोलते हैं। लार की बात करें तो दोस्तों ये हमारे मुंह में डेली 1.5 लीटर की मात्रा में निकलता है। और दोस्तों इसका पीएच मान जो होता है वो भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका पीएच मान होता है दोस्तों 6.8, यानी कि दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति का होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि 7 से कम वाली वैल्यू तो अम्लीय होती है और 7 से ज़्यादा वाली वैल्यू क्षारीय होती है। लार में दोस्तों एक लाइसोजाइम पाया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ये दोस्तों जीवाणु के विरुद्ध काम करता है, यानी कि दोस्तों हमारे मुंह में जो जीवाणु जम जाते हैं उनको ये नष्ट करता है, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनसे हमारा बचाव करता है। हमारे मुंह में दोस्तों लार लाने के लिए 3 ग्रंथियाँ होती है, तो आपको तीनों तो याद नहीं रखनी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ग्रंथि आपको याद रखनी है जिसका नाम है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये दोस्तों हमारे गाल में पाई जाती है। इसकी वजह से दोस्तों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है दोस्तों मम्स, यानी कि गलसुआ। आपको दोस्तों इसके दोनों नाम याद रखने हैं। ये कभी कभी दोस्तों मम्स के नाम से भी आता है और गलसुआ के नाम से भी आता है। इसको दोस्तों मैं एक इमेज से आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप इस इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पे इसके सोजन आ रखा है, ये दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि के कारण ही आता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसको दोस्तों हम मम्स या फिर दोस्तों गलसुआ भी कहते हैं, और ये दोस्तों वायरस की वजह से होता है। ये एक तरह का वायरस है, उसकी वजह से ये रोग होता है। लार में दोस्तों 2 एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों सलाइवेरी एमाइलेज और दूसरा है दोस्तों माल्टेज। इसको दोस्तों टाइलिन भी बोलते हैं, तो आपको ये भी नाम याद रखना है। जब भी दोस्तों ये एज वर्ड आता है ये दोस्तों एंजाइम को डिनोट करता है, यानी कि दोस्तों ये एक एंजाइम है। आपको जहाँ पे भी दोस्तों एज वर्ड दिख जाए वो दोस्तों एंजाइम होगा। और दोस्तों ये एमी वर्ड आता है, ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को दिखाता है, यानी कि दोस्तों जो ये टाइलिन एंजाइम है अपना, ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुंह होता है वहाँ पे दोस्तों मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंह में किसका पाचन होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट का। अब जो दोस्तों खाना होता है वो आहार नली के साथ हमारे पेट में जाता है, यानी कि स्टोमच में जाता है। इस डायग्राम में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ पे खाना मुंह में रखते हैं तो दोस्तों ये है अपनी आहार नली, इसके द्वारा दोस्तों खाना पेट में जाता है। तो दोस्तों एक तो इसकी लंबाई पूछ ली जाती है आपसे कि आहार नली की लंबाई कितनी होती है, तो ये दोस्तों 30 फीट होती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे दोस्तों पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है, खाना सीधा हमारे स्टोमच में आता है। पहले तो हमने देखा कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आहार नाली से खाना पेट में आता है, यानी कि स्टोमच में आता है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये दोस्तों आपका स्टोमक। यहाँ पे दोस्तों हम इसको बना लेते हैं कि मान लो ये इस तरह का स्टोमक है, स्टोमक यानी कि दोस्तों अमाशय। अब दोस्तों आपका खाना यहाँ पे अमाशय में आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक वर्ड याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, रुगे। ये दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
इसका मतलब होता है दोस्तों जो अमाशय की जो झुर्रियाँ होती है उसको हम दोस्तों हम रुगे बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, रुगे का मतलब होता है दोस्तों अमाशय की झुर्रियाँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में। अब दोस्तों हम अमाशय को और भी डीपली पढ़ते हैं डायग्राम की मदद से। ये जो हिस्सा है दोस्तों ये है आपका ग्रास नली, और ये जो हिस्सा है दोस्तों ये है आपका पाइलोरिक ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपका पाइलोरिक ग्रंथि, इससे दोस्तों एक रस निकलता है। ये इसका पोर्ट दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों इसका रस निकलता है और वो दोस्तों यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस रस को दोस्तों हम बोलते हैं जठर रस। ये दोस्तों एक दिन में लगभग 2 लीटर निकलता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। एक दिन में दोस्तों ये 2 लीटर निकलता है। ये काम क्या करता है दोस्तों, अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भोजन पहले से पड़ा हुआ है और उसमें दोस्तों ये जठर रस आके मिलेगा और उसका दोस्तों पाचन करेगा। अब दोस्तों ये पाचन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। इस जठर रस में दोस्तों 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है दोस्तों आपका पेप्सिन एंजाइम और दूसरा है दोस्तों रेनिन एंजाइम। ये दोनों ही दोस्तों प्रोटीन का पाचन करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता लग गया कि मुंह में तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था और दोस्तों अमाशय में आपका प्रोटीन का पाचन हुआ है। ये दोनों एंजाइम दोस्तों HCl अम्ल के द्वारा एक्टिवेट होते हैं और ये अम्ल दोस्तों यहाँ से निकलता है, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है। ऑक्सीटिक ग्रंथि होती है, उससे दोस्तों ये HCl अम्ल निकलता है जो कि दोस्तों इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और ये दोनों एंजाइम दोस्तों प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे स्टोमक में ऐसा कौन सा अम्ल है जिसकी वजह से प्रोटीन का पाचन होता है, तो वह है दोस्तों HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इस अम्ल की वजह से हमारे पेट का pH मान वो कम हो जाता है। ये दोस्तों घट के 1.5 टू 2.5 आ जाता है। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस अम्ल की वजह से हमारे पेट का pH मान कितना हो जाता है, तो वह है दोस्तों 1.5 टू 2.5। तो दोस्तों सबसे पहले हमने मुंह को पढ़ा था। मुंह में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आपको याद रखना है कि मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद दोस्तों आहार नली से जो भोजन है वो दोस्तों आपके पेट में आता है, यानी कि दोस्तों स्टमक में आता है और वहाँ पे दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन का पाचन करने के लिए 2 एंजाइम है दोस्तों, आपका पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैसिनोजन प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है, तो वो दोस्तों आपका रेनिन एंजाइम करता है। और ये दोस्तों कैसिनोजन प्रोटीन है, ये दोस्तों माँ के दूध में पाया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि कैसिनोजन प्रोटीन का जो पाचन करता है वो दोस्तों रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। स्टोमक के बाद दोस्तों खाना पहुंचता है आपके छोटी आंत में। ये दोस्तों 7.5 मीटर लंबी होती है। एक तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे अंतिम पाचन होता है, यानी कि दोस्तों ये पाचन की लास्ट स्टेज है। यहाँ पे दोस्तों फाइनल पाचन होगा, क्योंकि दोस्तों ये फाइनल डाइजेशन है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ये भी आपसे पूछा जाता है। आइए दोस्तों इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो गुच्छा सा बन रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों हम छोटी आंत, और दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ये दोस्तों आपका यकृत, यानी कि दोस्तों लीवर। इसी यकृत से दोस्तों एक रस निकलता है जिसको पित्तरस कहा जाता है, या दोस्तों इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं इसको। जब दोस्तों ये रस ज़्यादा निकलता है तो ये जाके स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। ये दोस्तों यकृत के नीचे उपस्थित होता है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये यहाँ पे उपस्थित होता है और इसमें दोस्तों पित्तरस स्टोर होता है। ये वाला पोर्शन दोस्तों आपको जो दिख रहा है इसको दोस्तों पैनक्रियाज बोलते हैं, यानी कि दोस्तों अग्नाशय। और इससे दोस्तों अग्नाशय रस निकलता है। ये दोनों रस दोस्तों यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं, पित्तरस और अग्नाशय रस। ये मान लो आपकी छोटी आंत है, इधर से दोस्तों आपका आ रहा है पित्तरस और ये आ रहा है दोस्तों आपका अग्नाशय रस। ये रस दोस्तों यहाँ पे जो भोजन उपस्थित होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देता है। ये जो दोस्तों आपका अग्नाशय रस है इससे दोस्तों 3 एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है दोस्तों एमाइलेज, दूसरा निकलता है दोस्तों लाइपेज और तीसरा निकलता है दोस्तों ट्रिप्सिन। एमाइलेज दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जो लाइपेज है दोस्तों वो फैट यानी कि वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है। तो दोस्तों इस तरह से तीनों एंजाइम मिलकर भोजन का पाचन करते हैं कि इस तरह से दोस्तों भोजन का संपूर्ण पाचन हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है जो कि फाइनल पाचन होता है। अब दोस्तों हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो है दोस्तों यकृत,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा दोस्तों आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। इन दोनों के बारे में दोस्तों हम बारी बारी से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यकृत को, यानी कि दोस्तों लीवर। पहला पॉइंट तो दोस्तों आपका यही है कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, हमारी बॉडी का पहला सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों स्किन, यानी कि त्वचा। यकृत में दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है, क्योंकि दोस्तों हम जो भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है प्लस प्रोटीन होता है, और दोस्तों साथ ही साथ कुछ नाइट्रोजन भी होते हैं। ये दोस्तों अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाद में ये अमोनिया दोस्तों यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। दोस्तों हम जो ग्लूकोज लेते हैं वो दोस्तों आगे चल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर दोस्तों ये यकृत में स्टोर होता है, यानी कि दोस्तों ये यकृत में जमा रहता है। तो आपको ये भी याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताओ हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर रहता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों यकृत। यकृत में दोस्तों दो प्रोटीन भी पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन है हेपेरिन, और दूसरा है दोस्तों फिब्रिनोजन। ये दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है इसको दोस्तों आपने रक्त में भी पढ़ा होगा, ये दोस्तों रक्त का थक्का जमाता है। जबकि दोस्तों हेपेरिन होता है ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। अब दोस्तों जो ये फिब्रिनोजन प्रोटीन है ये तो दोस्तों आपके बॉडी के आउटसाइड काम करता है, यानी कि दोस्तों बॉडी के बाहर काम करता है। दोस्तों जब हमें चोट लगती है तो खून बहता रहता है, तो दोस्तों ये फिब्रिनोजन प्रोटीन ही उसको रोकता है, यानी कि दोस्तों ज़्यादा खून नहीं बहे, इसलिए ये वहाँ पे थक्का जमा देता है। ऐसे ही दोस्तों ये हिपेरिन नाम का प्रोटीन है, ये दोस्तों बॉडी के इनसाइड काम करता है, इनसाइड द बॉडी। ये बॉडी के अंदर दोस्तों खून को नहीं जमने देता है। अगर दोस्तों खून जम जाएगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों बॉडी के अंदर काम करता है, जबकि दोस्तों फिब्रिनोजन बॉडी के बाहर काम करता है। तो ये दोनों आपको याद रखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यकृत की दोस्तों एक और खूबी होती है, इसमें दोस्तों एक रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि दोस्तों अगर इसमें कुछ डैमेज हो जाता है तो ये वापस से अपने आप का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस में होती है, तो वो होती है दोस्तों यकृत में। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि दोस्तों ये दोनों ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अब दोस्तों बात आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों जो ग्रंथियां हार्मोन्स निकालती है उन्हें दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जबकि दोस्तों जो ग्रंथियां एंजाइम निकालती है उन्हें दोस्तों बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों अग्नाशय के एंजाइम के बारे में तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं। एक था दोस्तों एमाइलेज, दूसरा था दोस्तों लाइपेज, और तीसरा था दोस्तों ट्रिप्सिन। अब दोस्तों हम हार्मोन्स की बात करते हैं। इससे दोस्तों 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है दोस्तों इंसुलिन, दूसरा है दोस्तों ग्लूकागोन, और तीसरा है दोस्तों सोमेटासेटिन। इन तीनों हार्मोन से दोस्तों कोशिकाएं निकलती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं निकलती है। तो दोस्तों इनको याद रखने के लिए आप दोस्तों सिंपली इंसुलिन को आई से डिनोट करोगे, और दोस्तों हम तैयारी करते हैं आईबी की, यानी कि दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो आई से बन गया आपका इंसुलिन, और इससे निकलती है दोस्तों आपकी बीटा कोशिका। ऐसे ही दोस्तों अगर आईबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीए पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो जी से हो गया दोस्तों आपका ग्लूकागोन, और ए से हो गया दोस्तों आपका अल्फा कोशिका। अब बात करते हैं दोस्तों सोमेटासेटिन की। तो दोस्तों अगर आपने जीए पढ़ ली है तो आप एसएससी का एग्जाम भी दे सकते हो। सोमेटासेटिन से डेल्टा कोशिका निकलती है। एस का मतलब हो गया सोमेटासेटिन, और डेल्टा, इसको हमने एस को ऐसे बना दिया डेल्टा की तरह, तो यहाँ से दोस्तों डेल्टा कोशिका निकलती है। तो दोस्तों इन तीनों कोशिकाओं को आप याद रख सकते हो आसानी से। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों कोशिकाओं के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो बताया था दोस्तों आपके लैंगरहेंस ने। और दोस्तों इनको लैंगरहेंस की दीपिका भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटासेटिन क्या काम करते हैं। तो दोस्तों इंसुलिन जो काम करता है वो करता है दोस्तों ग्लूकोज का कंट्रोल करता है दोस्तों ये, यानी कि दोस्तों हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज आता है उसको दोस्तों एक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जबकि दोस्तों ग्लूकागन इंसुलिन के जस्ट विपरीत काम करता है, यानी कि दोस्तों एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
और दोस्तों जो सोमेटासेटिन है ये दोस्तों स्वांगीकरण को बढ़ा देता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करना, उसको ये बढ़ा देता है। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है आपका बड़ी आंत। इसमें दोस्तों किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो फाइनल पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। इसका दोस्तों एक ही उपयोग है कि ये दोस्तों पानी का स्टोर रखता है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि पानी का स्टोर कहाँ रहता है, वो रहता है दोस्तों आपका बड़ी आंत में। तो दोस्तों ये था पाचन तंत्र का पूरा वीडियो, हमने अच्छे से इसको डिटेल में स्टडी किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।